स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, उसका अंतिम अध्याय है 5वां उपभोक्ता अधिकार। इससे पहले जो 4 टॉपिक है 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आपने अगर चेक नहीं किए नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या है, किस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण हो सकता है, उपभोक्ता आंदोलन किस प्रकार से चला, सरकार ने क्या प्रयास किए, कोई कानून बनाए तो वो कानून क्या है, कब लागू हुआ, और ये सारी बातें इस वीडियो के आखिर तक हम समझेंगे। और अब बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। तो बाजार में हमारी जो भूमिका होती है या तो उत्पादक या उपभोक्ता, मोस्टली जो रोल हमारा रहता है या तो उत्पादक होते हैं या फिर उपभोक्ता रहते हैं। उत्पादक दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले, उन्हें उत्पादक कहते हैं। और उपभोक्ता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जा सकता है, वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करके उनका उपयोग करता है। तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? हर वह व्यक्ति उपभोक्ता है जो वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करके यानी खरीद करके उसका उपयोग करता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। अब इस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उपभोक्ता है, और जब वो उपभोक्ता के रूप में मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तो उसके साथ शोषण होता है, उसको ठगा जाता है कहीं ना कहीं अलग अलग तरीक़ों से। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जहाँ पे उपभोक्ता के साथ शोषण हो सकता है या उपभोक्ता को ठगा जाता है? तो पहला देखिए, ये परीक्षा में आ सकता है, बाजार में उपभोक्ता के शोषण के तरीके कौन कौन से लिखिए। तो पहला है मिथ्या विज्ञापन। मिथ्या विज्ञापन मतलब भ्रामक, यानी भ्रम उत्पन्न किया जाता है, गलत जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है। उत्पाद की गुणवत्ता या विशेषताओं के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करना। जैसे आजकल आप कोई भी टीवी चैनल्स देखना या फिर सोशल मीडिया आप देखते हो तो उसके बीच में ऐड आते हैं कि आज एक नॉर्मली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मान लो कि किसी के बाल जल रहे हैं, है ना, कोई गंजा है, तो इस प्रकार से वो दवाई बताती है कि गंजापन दूर करता है, ऐसा हेयर ऑयल आया है कि बाल उगने लगेंगे। और इस प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो कि सांवला है या काला है, उसको गोरे होने की जो क्रीम है वो दिखाई जाती है कि आप ये लीजिए 10 रुपये की 20 रुपये का ऐसा पाउच आता है और ये 7 दिन में गोरे हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो दावे हैं वो मिथ्यापूर्ण हैं, भ्रामक हैं और झूठे हैं। तो इस प्रकार से वो ऐसे विज्ञापन करके ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को बेवकूफ़ बना करके अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो उनका शोषण का पहला तरीका क्या है? मिथ्या विज्ञापन। दूसरा है अधिक मूल्य। कई बार कस्टमर से जितनी कीमत नहीं होती है उसके पैसे उससे वसूल दिए जाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ की एमआरपी क्या है, सरकार को भी देख रेख करनी चाहिए, ऐसे कानून भी बने हुए हैं, और ग्राहक को भी यानी उपभोक्ता को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। तो दूसरा जो तरीका है, अत्यधिक मूल्य वसूला जा सकता है, और कई बार ऐसा होता भी है। और कई बार उपभोक्ता की मजबूरी हो जाती है, मान लो आप नाइट में कहीं निकले और सारा मार्केट बंद है, एक ही दुकान खुली है। अब वो कह रहा है कि पानी की बोतल आपको खुद को पता है कि 20 रुपये की है, एमआरपी भी 20 है, बट वो बोल रहा नहीं मैं तो 30 में दूंगा, आपको लेना तो लो। तो ये भी एक तरीके से आपका शोषण होता है, क्योंकि आपकी मजबूरी का वो फ़ायदा उठा रहा है। तीसरा है नकली या घटिया उत्पाद, यानी मिलावटी या दोषपूर्ण जो सामान है वो मार्केट में बेचा जाता है। ये कैसे? जैसा आप देखिएगा कि जैसे ही आप कोई मिठाई की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ दावे किया जाता है कि असली मिठाई है, मावा असली है, जबकि उसमें 80 to 70% आप मान सकते हो ऑलमोस्ट कि नकली मिठाइयाँ वहाँ पे मिलती हैं। जो मावा है वो नकली हैं और मिलावटी हैं। तो ये भी यहाँ पे उपभोक्ता का शोषण होता है कि पैसे तो उनसे लिए जाते हैं असली मिठाई के, लेकिन उसके बदले में मिल क्या रहा है? नकली चीज़ें मिल रही हैं। और नेक्स्ट जो है वजन या माप में हेरफेर, यानी कई बार हमें जो चीज़ तौल के दी जाती है या जो चीज़ हमें मिलती है उसको या तो उसका वजन कम होता है या फिर उसके माप में फ़र्क आ जाता है, कम मात्रा में उत्पाद मिलता है। तो ये भी उपभोक्ता के शोषण का एक तरीका है। और अगला है सेवाओं में कमी। सेवाओं में कमी का सेंस ये है दोस्तों कि जैसे आप मान लो जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन में, है ना, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी XYZ, BSNL वगैरह जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हो, मान लो आपको बोला गया कि आपसे जो रिचार्ज करवाया गया वो 28 डेज़ का करवाया, 1 महीने का बोला जाता है, और आपको दिन कितने दिए जाते हैं? 28 डेज़। तो ये जो है वो सेवाओं में उन्होंने क्या कर दी? कमी कर दी, 2 दिन कम करके दे दिया। ऐसे 3 महीनों का रिचार्ज बोल के 84 डेज़ का। तो ये कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो इन सब चीज़ों
को देखते हुए उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन मतलब उपभोक्ताओं के लिए या उपभोक्ताओं के द्वारा उनके हितों की देखरेख, उनके हितों की रक्षा करने के लिए जब आंदोलन किया जाता है तो ऐसे आंदोलन को उपभोक्ता आंदोलन कहा जाता है। तो उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 1960 के दशक में। कारण क्या है, उपभोक्ताओं में का असंतोष, यानी उपभोक्ता जो है वो संतुष्ट नहीं है, उससे पता है कि उसके साथ ठगी हो रही है, तो वो नाराज हैं और इस नाराजगी को, इस असंतोष को वो जाहिर कर रहा है आंदोलन के जरिए। अन्य और क्या क्या कारण हैं, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सारे कारण हैं जो उपभोक्ता आंदोलन को शुरू करने में वजह बनते हैं। उद्देश्य क्या है उपभोक्ता आंदोलन का, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। इंपॉर्टेंट है फिर से ये, उपभोक्ता आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। यहाँ उपभोक्ता बार बार बोला जा रहा है दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो। उपभोक्ता का सीधा सा अर्थ है ग्राहक, जो पैसे देकर के किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है फिर उनका इस्तेमाल करता है। फिर उपभोक्ता इंटरनेशनल, ये क्या है उपभोक्ता इंटरनेशनल, एक्चुअली में सन 1985 की बात है। एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो उसने 1985 में क्या किया कि उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देशों को अपनाया और जारी भी किया, है ना, दुनिया के सामने कि मिनिमम इन चीज़ों की पालना तो होनी चाहिए। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा किया, विश्व की कोई संस्था है जिसने ऐसा किया कि उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देशों को अपनाया। इन चीज़ों को ही उपभोक्ता इंटरनेशनल कहा जाता है। तो उपभोक्ता इंटरनेशनल कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, एक तो सन याद रखना 1985, संस्था कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या क्या उन्होंने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया, इसे उपभोक्ता इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। प्रश्न देखिए दोस्तों, ओपन माइंडेड रहिए, कोई भी प्रश्न कहीं से भी कैसे भी बने, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। जब आप टू द पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी सवाल कहीं से भी आए आपका गलत नहीं जाएगा। तो जैसे ही वर्ल्ड लेवल पे ये हुआ तो भारत में भी डिमांड उठी, भारत में भी आंदोलन चल ही रहे थे, तो भारत सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया और उपभोक्ता के लिए या उपभोक्ताओं के लिए एक कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी इसको कहते हैं, कंफ्यूज ना हो, सुरक्षा या संरक्षण एक ही बात है। सन 1986 में 24 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति दे दी और कानून बन गया था 24 दिसंबर 1986 को। इसीलिए भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में कोपरा कहते हैं, कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब जब जब कोपरा बोले तो आप समझ जाना कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की बात की जा रही है। इस अधिनियम का उद्देश्य, यानी जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है सन 1986 में और 1987 में ये लागू हुआ था, कोपरा, है ना, तो इस कोपरा का उद्देश्य क्या है, इस कोपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो देखिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, यानी जो मेन कारण क्या है कि उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार है उनकी सुरक्षा करना, इस हेतु ये कानून बनाया गया है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ये दूसरा पॉइंट, यानी उपभोक्ताओं को जागरूक करना, पहले तो उनके अधिकारों की सुरक्षा, फिर उन अधिकारों के प्रति जागरूकता लेके आना। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटान करना, यानी जो भी उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं, जो कंप्लेन हैं, उसका निपटारा करना, इसके लिए कोई एजेंसी बनाना, ये सब इस कानून का उद्देश्य था। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करना, ये उपभोक्ता जो कानून था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उनके उद्देश्य थे। अब कोपरा के तहत, इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि उपभोक्ताओं के अधिकार कौन कौन से लिखिएगा। तो देखिए इस कानून के तहत ये निम्न अधिकार दिए गए हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं, चयन का अधिकार, चयन का अधिकार का अर्थ है आप मार्केट में जाते हो तो आप कोई भी चीज़, जैसे आपको कपड़ों की दुकान में आप गए, आपको ड्रेस लेनी है या टी शर्ट लेना है, तो जो दुकानदार है वो खूब सारे टी शर्ट्स आपके सामने रहेगा। अब चयन आपको करना है, कौन सी लेनी, क्वालिटी वाइज, MRP वगैरह सब आप
यानी आपको चुनने का अधिकार है। कोई भी वस्तु अगर आप खरीदते हो, आप पेमेंट दे रहे हो, तो आपको चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये है हमारे पास, यही आपको लेके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो चुनने का अधिकार, चयन का अधिकार। दूसरा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का अर्थ ये है कि आपको सूचना प्राप्त करने का, यानी प्रोडक्ट कब बना, इसकी एमआरपी क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है ना, इसकी क्वालिटी वाइज क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और इसी अधिकार को आगे विस्तार किया गया था 2005 में। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसमें सार्वजनिक सूचना आप प्राप्त कर सकते हो। फिर देखिए, निवारण का अधिकार। अगर आपने कोई शिकायत है, आपको कोई कंप्लेन है किसी से, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि ये आपका अधिकार है कि आप उसका निवारण प्राप्त करें, उसका समाधान भी आपको मिले। अगला है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व का अधिकार इस दूसरे अधिकार के साथ ही अटैचमेंट है एक तरीके से। जब आप मान लो किसी फोरम में गए, आप किसी आयोग में गए और वहाँ पे आपने कंप्लेन की, तो वहाँ आप अपने आप का प्रतिनिधित्व कर सकते हो कि ये जो चीज़ है, मुझे इसका प्रॉब्लम है, और आपकी तरफ से बात कौन रखेगा। तो जरूरी नहीं कि आप वकील करो, आप खुद अपनी बात रख सकते हो, ठीक है ना। और अगला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार का अर्थ ये है कि जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, इसमें आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। ऐसे नहीं कि कोई जोखिम भरे या फिर ऐसे बेकार प्रोडक्ट बना के दे दिया। अगर ऐसा होता है तो फिर जो प्रोडक्ट देने वाली कंपनी है या जो शॉपकीपर हैं वो इसका जिम्मेदार हैं। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और आपको इसके बारे में शिक्षा प्राप्त करना, आपको जागरूक होने का भी अधिकार है। ये सारी बातें, यानी सारी चीज़ें जानने का भी अधिकार है। अब अगला बिंदु कि ये सारे अधिकार तो ठीक है, लेकिन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, कि अगर उनके साथ प्रॉब्लम होती है या ठगी होती है तो उनको कहाँ जाना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी है एक तरीके से। अगर आपके साथ गलत हुआ है, जांच होती है ना, सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद मान लो कि आपको पता लगता है कि रियली में आपका नुकसान हुआ है, तो आपको उसके बदले में हर्जाना भी मिलता है, ये आपका अधिकार है। अब हम देखते हैं कि कोपरा 1986 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसके तहत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने लेवल पे संस्था बनाई गई है भारत में? ऐसे अगर विवाद होते हैं तो उन विवादों को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत सरकार ने 3 लेवल पे ऐसी चीज़ें बनाई हैं, 3 लेवल पे संस्थाएं बनाई हैं। तो इसे बोलते हैं त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र, जिनको हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्या बोलेंगे आप? उपभोक्ता विवाद, यानी उपभोक्ताओं का विवाद होता है, उसका निवारण करने के लिए एक आयोग बनाया गया है, ठीक है। ये 3 लेवल पे हैं। सबसे छोटे लेवल पे आप सबसे पहले जिले में जा सकते हो, तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, फिर राज्य, और फिर अंत में राष्ट्रीय स्तर पर। ये देखिए इस प्रकार से, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। यानी एक आप उपभोक्ता विवाद निवारण याद रख लीजिएगा, और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण केंद्र जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, 3 संस्थाएं। ये सर्वोच्च संस्था है। और अगर पैसों की बात करें तो देखो, 1 रुपये से अगर 1 करोड़ रुपए तक का विवाद है, मान लो आपके साथ ठगी हुई है और आपके साथ कोई लेन देन में मान लो 50 लाख रुपए की कोई ठगी हुई है या फ्रॉड हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो जिला स्तर का जो आयोग हैं वहाँ पे आप जाओगे उपभोक्ता फोरम में, ठीक है। इनको आप उपभोक्ता फोरम भी बोल सकते हो, तीनों संस्थाओं को, राज्य उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता फोरम। और 1 करोड़ से अधिक है और 10 लाख के बीच का है मामला, तो आपको जाना पड़ेगा राज्य स्तर पर। हालांकि इनके खिलाफ अपील कर सकते हो आप जिला स्तर के खिलाफ, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। और 10 करोड़ रुपए से अधिक का मामला है तो वो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में। तो ये 3 स्तरीय, कितने स्तरीय हैं? त्रिस्तरीय संस्थाएं गठित की गई हैं। अब हैं उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, तो वो देखिए। एक उपभोक्ता को जागरूक होने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, ये कुछ लोगो हैं दोस्तों, जो किसी चीज़ पे लगने का अर्थ ये है कि उसकी गुणवत्ता ठीक है, वो चीज़ बेस्ट है, पूरी चीज़ों का, कानूनों का ध्यान रखा गया है।
अच्छा प्रोडक्ट है। तो कुल मिला के यूँ तो नहीं कह सकते कि सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बट ये अगर आपको हॉलमार्क मिल जाते हैं, आईएसआई का, एगमार्क का हॉलमार्क है ना, इस प्रकार का मार्क है, तो ये गुणवत्ता का, क्वालिटी को दिखाता है कि अच्छी क्वालिटी है। जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने तय किए हैं उन चीज़ों को, उन मानकों का ध्यान रखा गया है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदें, ध्यान रखें ऐसे लोगो देख कर ही खरीदें। दूसरा है, उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आपको सूचना का अधिकार प्राप्त है। यानी मान लो आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो या फिर आप खाने की चीज़ मंगवा रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, तो आपने पैकेट में जो चीज़ है उसकी एक्सपायरी डेट देखो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हानिकारक चीज़ें तो नहीं है, है ना, सब चीज़ें उसके ऊपर कंटेंट लिखा होता है। तो उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। फिर एक पक्का बिल प्राप्त करें। जहाँ से भी जो भी चीज़ खरीदें, इसके अभाव में आप कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने ये चीज़ खरीदी है और मेरे साथ ये ठगी हुई है। तो पक्का बिल प्राप्त करें, उत्पाद की एक्सपायरी डेट की जांच करें, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखें। यानी ऐसा जो प्रोडक्ट खरीदें, ऐसा नहीं है कि हेल्थ के लिए, आपके लिए हानिकारक हो या स्वच्छता के प्रतिकूल हो, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना होगा। और मूल्य की तुलना करें। आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हो कि इसकी कीमत कहाँ पे क्या है, ताकि आपका कोई शोषण ना कर सके। अब उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में, तो आप देखिए, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में सरकार ने कुछ कानून भी बनाए हैं, अधिकार भी दिए हैं, जागरूक होने के लिए कुछ बातें भी की है। और एक और चीज़ है कि जागरूक बनाने के लिए इसीलिए स्कूली पाठ्यक्रम में भी सरकार ने ये अध्याय जोड़े हैं, ताकि ये जो विद्यार्थी जो आज स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, ये कल मार्केट में जाएंगे और ये भी उपभोक्ता होंगे। तो इन्हें उपभोक्ता होने के नाते जागरूक करना, शिक्षित करना सरकार का कर्तव्य है। तो इसीलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो अब है इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण आयोग को परमिशन दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और इसको एक सिंपली याद रख लो कि जब अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी ख़त्म होती है तो लास्ट जो डे होता है उस दिन आता है स्कूल का, उसके बाद सर्दी की छुट्टियां आ जाती है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब आता है? जो हाफ ईयरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम में अक्सर हर बार ये प्रश्न आता है, 24 दिसंबर। आज देश में लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं। अलग अलग संगठन बने हुए हैं जो उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए काम करते हैं, उनको शोषण से बचाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं, अभियान चलाते हैं। तो ऐसे 2000 से अधिक संगठन एक्टिव हैं। कोपरा 1986 जो था उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उसमें 2019 में संशोधन हुआ है। सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। क्या बदलाव किए हैं देखिए, कि इंटरनेट के माध्यम से जो हम खरीदते हैं चीज़, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। यानी वो भी हम एज ए उपभोक्ता, पहले जो कंपनियां थी वो कहते थे कि नहीं, ऑनलाइन का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है इस कानून में। तो उन चीज़ों को, जैसा आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या विभिन्न प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो परचेजिंग भी इस अधिनियम के अंतर्गत अब आती है। उत्पाद या सेवा प्रदाता या निर्माता दोषी हैं तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। यानी इस प्रकार की परचेजिंग में भी, अगर जिसने आपको सेवा दी है या उत्पाद बेचा है, अगर वो गलत हैं तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसको दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इन उपभोक्ताओं के संदर्भ में एक बड़ी प्रॉब्लम जो है, उपभोक्ता निवारण जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है। यानी काफ़ी टाइम लग जाता है, खर्चीले पैसे खर्च हो जाते हैं, समय साध्य है। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरकार को इसके तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया जाए ताकि अति शीघ्र न्याय मिले। क्योंकि मान लो आपने कोई एक चीज़ खरीदी, आपके साथ मान लो मार्केट में 500 रुपये की ठगी हो गई, ठीक है। अब आप कोर्ट में जा रहे हो या जो भी उपभोक्ता फर्म जा रहे हो, आपको वहाँ 3 से 4 महीने लगा दिए, ठीक है, आप चक्कर लगा रहे हो, तो आपको लगेगा यार मैं 500 रुपये के लिए कितना भागादौड़ी करूँ, छोड़ो ना, 500 रुपये तो गए। तो ये उपभोक्ताओं के शोषण का एक और नया तरीका बन जाता है कि ये जो प्रोसेस है, उपभोक्ताओं के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्लेंट्स है, उसका निवारण जो होता है वो बहुत ही प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। आम लोगों को इसके बारे में अभी भी नहीं जानकारी है, थोड़ी खर्चीली है और समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। कुछ और बिंदु देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और
अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। राज्य स्तर का जो होता है राज्य की राजधानी में होता है, जिला स्तर का जो है जिले मुख्यालय पे होता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और राज्य स्तर का जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर में है। बाकी जितने भी जिले हैं हर जिले का जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे जिला फोरम का हेडक्वार्टर होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके भी बता सकते हैं। और ये जो पुस्तक हैं इसके सारे लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, तो अच्छे से कीजिए, इन सारे नोट्स को आप उतारिए और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मार्क्स लाने की और सारी चीज़ें अच्छे से लर्न करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।